हेलो दोस्तों। तो फाइनली जो वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांड में था उसको मैंने सोचा है बना देता हूँ। ये वीडियो रहने वाला है लॉजिकल एलिमिनेशन ट्रिक के ऊपर, जो कि हम अपकमिंग सीडीएस में यूज़ करके अपने मार्क्स को बहुत ही तगड़ा बूस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पूरे प्रूफ दिखाऊंगा और 2026 के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एंड टू योर सरप्राइज ऑलमोस्ट 50 ऐसे क्वेश्चंस हैं 2026 में जिसको आप लॉजिकल ट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप 50 प्लस क्वेश्चंस को डायरेक्टली ट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व कर सकते थे, इवन इफ यू हैड वेरी लिमिटेड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। और नॉलेज अगर आपके पास होता तो बहुत ही इजी सवाल साइंस के थे, वन लाइनर्स, पॉलिटी के थे, जिसमें आप आराम से 30 प्लस और ले सकते थे। ठीक है, तो आप आराम से 55-60 के आसपास आ सकते थे अगर आपको ये ट्रिक्स पता होते तो। ठीक है, अब देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एलिमिनेशन एंड ट्रिक्स। ट्रिक्स जो है वो ट्रेंड के बेसिस पे बनाया गया है। अगर ट्रेंड चेंज होगा ट्रिक्स धोखा दे सकते हैं। ठीक है, ट्रिक्स जो है वो 80-70-80% एक्यूरेसी से काम करता है। और अगर ट्रेंड चेंज हो जाता है कल को, जो कि 2026 में नहीं हुआ था, तो 2026 में जो मैंने ये बुक बनाया था ना, ये ट्रिक्स के ऊपर है, जो कि ट्रेंड एनालिसिस करके बनाया गया था। इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं होता, इसमें ट्रिक्स है बस। ठीक है, 2026 में ये काम कर गया और ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस इसके हेल्प से आप सॉल्व कर सकते थे, इवन इफ यू हैड नो नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, बट इसको हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। इसके टॉप 4-5 जो रूल्स हैं वो हम कर लेंगे, जो कि 2026 में लगे थे। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक बेस्ड एलिमिनेशन, कि लॉजिक के हेल्प से आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। और यहाँ पे लॉजिक का धोखा देना जो है वो उसका चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, ट्रिक्स आपको भले हो सकता है कभी कभी गलत आंसर दे दे, बट लॉजिकल एलिमिनेशन आपको बहुत रेयरली कभी गलत आंसर देगा, क्योंकि आप लॉजिक से उसको एलिमिनेट कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम लॉजिकल बेस्ड एलिमिनेशन सीखेंगे और ट्रिक्स भी देखेंगे, इस बुक के टॉप 5 ट्रिक्स, और इन सब को हम लगाएंगे 2026 का जो फर्स्ट वाला पेपर हुआ था सीडीएस का, उस पर। ठीक है, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड गारंटीड आपका नंबर बूस्ट होगा ही होगा। सवाल ही नहीं उठता है कि आपका 5 से 7 नंबर बूस्ट ना हो। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसका बैच बनाओ, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम बहुत कम मिल रहा है मुझे और बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, इसीलिए मैं इसका बैच मैंने सोचा अगली बार बनाऊंगा। इस बार हमने इंग्लिश का बैच बनाया हुआ है, तो इंग्लिश का बहुत अच्छा फीडबैक रहा, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, लॉजिक बेस्ड एलिमिनेशन में एक चीज़ ये है कि मोस्टली जो वन लाइनर्स होते हैं उसमें लगाना इसको डिफिकल्ट होता है, बट अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को, उसमें इसको लगाना ईजी रहता है। ठीक है, बोलते हैं ना एसएसबी में जाओ तो ज़्यादा डिटेल नहीं देना है, टू दी पॉइंट बात करना है। ठीक है, ज़्यादा भजभज करोगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको दे दोगे तो क्या हो जाएगा कि पकड़ लेगा, आपको कहीं भी पकड़ लेगा, काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए टू दी पॉइंट जो बोलते हैं, बिल्कुल क्रिस्प, उनका सिलेक्शन जल्दी और ज़्यादा चांसेस होता है उनके सिलेक्ट होने का। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, एग्जामिनर ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया तो स्मार्ट आदमी तुरंत पकड़ लेगा उसके अंदर फ्लॉज और गलतियां खोज के एलिमिनेट कर लेगा। ठीक है, वन लाइनर्स में उसने कम इन्फॉर्मेशन दिया है तो पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अच्छा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पूरा लिस्ट अपलोड कर दिया है उन चैप्टर्स का, उन सब्जेक्ट्स का और उन चैप्टर्स का जिनमें से मैक्सिमम पिछले 10 साल से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी जीएस में, तो आप उस लिस्ट को डाउनलोड करो और उन्हीं चैप्टर्स पे बस फोकस करो, आपका आराम से 35 के आसपास नंबर आ जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम में फाइल्स सेक्शन में जाओगे और वहाँ पे आपको मिल जाएगा उस चैप्टर्स का लिस्ट, सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर्स का मैंने लिस्ट डाल दिया है। उनको यूज़ करो, आप बहुत आराम से अभी भी 25 दिन में भी आप जीएस क्लियर कर सकते हो। और प्लस आप इन ट्रिक्स को कंबाइन करो, यू विल बिकम इनविंसिबल। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो 2000 सारे क्वेश्चन इसमें 2026 के ही हैं, फर्स्ट 2026 CDS 1 2026 के हैं। देखो, पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल इज करेक्ट। जब भी ऐसा सवाल आए और ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको ज़रूरत से ज़्यादा लंबा दिखे, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है, एक ऑप्शन आपको बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लंबा दिखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी ऑप्शन 5 वर्ड के हैं तो 7 वर्ड का होगा तो ये लंबा है तो इसको टिक कर दो। मैं कह रहा हूँ ज़रूरत से ज़्यादा लंबा, बाकी 5 के हैं और एक है 12 का, बाकी 5 के हैं एक है 10 का, मतलब एक सिग्निफिकेंटली उसका लेंथ बड़ा होना चाहिए बाकी ऑप्शन से। इसका लॉजिक या इसका साइक सिंपल है कि यार एग्जामिनर भी इंसान है, वो भी पेपर जब सेट कर रहा है तो वो भी तुम्हारी तरह कामचोरी करेगा। जैसे तुम तैयारी में कामचोरी करते हो वैसे ही वो भी कामचोरी करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी वो काम है, तो वो गलत ऑप्शन पे कभी भी इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेगा कि गलत ऑप्शन को वो 4 लाइन का बना दे, 5 लाइन का बना दे। उस पर रेयरली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रिक मतलब बिल्कुल ही ऐसा है कि ये काम करेगा ही करेगा, बट 95% केसेस में देखा गया है, चाहे सीडीएस का इंग्लिश का पेपर हो चाहे जीएस का पेपर हो, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा ऑप्शन दिखे, चमक जाए आँख पे, तो उसको टिक करो, आगे बढ़ो। 95+ परसेंटेज चांस रहेगा कि आपका ये सवाल सही हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है और इतना ज़्यादा एफर्ट वो नहीं डालेगा गलत ऑप्शन में। तो ये हमारा सी हो गया, आप चेक कर लेना, सी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 33 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स सवाल है, लोगों ने छोड़ दिया होगा जिनका बैकग्राउंड नहीं होगा, जिनको नहीं पता होगा। इसको पढ़ो वापस, आप स्टेटमेंट पे आओ, ऑप्शंस को पढ़ो। इट इज़ रिटन इन सी, इट इज़ पोर्टेबल टू अ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर्स, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। सी, इट इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक जगह पे बोल रहा है कि ये बहुत सारे यूजर्स इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और डी में बोल रहा है इट कैन नॉट बी टाइम शेयर्ड बाय सेवरल यूजर्स, एक जगह पे बोल रहा है बहुत सारे मल्टी यूजर्स और एक जगह पे बोल रहा है कि मल्टी यूजर्स इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो भैया अगर ये सही है तो ये गलत है, और ये सही है तो ये गलत है, तो इन दोनों को तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब मेरा नॉट करेक्ट इन दोनों में से एक है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ से हमारा ट्रिक नंबर 2 निकलता है। ट्रिक नंबर 1 क्या था कि सिग्निफिकेंटली लंबा अगर कोई ऑप्शन हो तो वो सही होता है। ट्रिक नंबर 2 क्या हो गया हमारा? ट्रिक नंबर 2 हो गया ऑपोजिट ऑप्शंस अगर होगा तो आंसर उन दोनों में से ही एक होगा, उन दोनों में से ही एक होगा। 99% चांस है। मैं तो 100 बोलना चाहता हूँ, बट ठीक है यार, मतलब 1-2% एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, तो 99% इसमें से ही आपका एक सही होगा, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब आप इसमें आपको गलती करना है कर दो, लेकिन इन दोनों में से एक पे करके गलती करना, ठीक है। ये नहीं कि ए और बी में से कोई मार दिया। अगर तुक्का ही लेना है, तुक्का ही लेना आपको नहीं ही आता है तो आप तो ऑलरेडी लॉस में हो। तो आपको अगर यहाँ से एक पॉजिटिव नंबर मिल जाता है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसका आंसर है डी, इट कैन नॉट बी टाइम शेयर्ड बाय सेवरल यूजर्स, ठीक है। मैं जब सी और डी में कंफ्यूज हूँ और मेरे को तुक्का ही लेना है तो मैं किस लॉजिक से डी पे जाऊँगा? देखो, आप सोचो कि बी में लिखा है इट इज़ पोर्टेबल टू वेराइटी ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स में ये जा सकता है। सी, इट इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों ना यार पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर इसका नेचर, अगर इसका फीचर इन जनरल पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले का चांसेस ज़्यादा है कि वो गलत हो जाए, ठीक है। मैं फुल प्रूफ नहीं कह रहा हूँ कि डी ही, मैं ये कह रहा हूँ कि सी और डी में से तो गारंटी कोई एक गलत है, ठीक है। लेकिन मैं डी के साथ इसलिए जाऊँगा क्योंकि ए भी पॉजिटिव वाइब दे रहा है, सी भी पॉजिटिव दे रहा है, और ये ऑड वन आउट बन के नेगेटिव वाइब दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए और ये गलत होना चाहिए। मैं ये लॉजिक लगाऊंगा, भले ये लॉजिक हो सकता है गलत हो, फ्लॉड हो, लेकिन मैं ये लगा के डी पे जाऊंगा और डी ही इसका सही आंसर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे मैं आपको एक और बहुत बढ़िया ट्रिक दिखाता हूँ। ये देखिए 43 2026 का आया था, बिल्कुल लोग स्टम्प हो गए थे इस सवाल को देख के कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये कैसे करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स का सवाल है, आधे से ज़्यादा करंट अफेयर्स आप लॉजिक पे सॉल्व कर सकते हो, आधे से ज़्यादा करंट अफेयर्स आप ट्रिक पे सॉल्व कर सकते हो। The government of India has announced a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus to ensure 100% procurement at MSP off, और दाल का वेराइटीज़ दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सा है बताओ, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे सवाल दिखे आपको अंडरलाइन करना शुरू कर देना है। उड़द, तो उड़द सिर्फ 2 बार आ रहा है तो मैं लिखता हूँ उड़द 1, उड़द 2, ठीक है। सोयाबीन देखो, सोयाबीन 1, सोयाबीन इसमें नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है, सोयाबीन 2, ठीक है। फिर मसूर देखो, मसूर 1, मसूर 1 में है, मसूर 2 में है, मसूर 3 में है। तो देखो मसूर 3 में आ रहा है, 3 जगह पे मसूर आ रहा है, तो आप 90% श्योर हो सकते हो कि मसूर तो मेरा ऑप्शन है ही है, ठीक है। अब जहाँ पे मसूर नहीं है आप उसको काट सकते हो, ठीक है, बट जल्दबाजी मत करो। अब तूर पे करो, तूर 1, तूर 2, तूर 3, तूर भी 3 जगह है तो तूर भी मेरा आंसर है ही है। तो मसूर और तूर एक साथ आना चाहिए, जहाँ पे मसूर और तूर एक साथ नहीं दिख रहा है उसको काट दो। तो देखो मसूर और तूर यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, ए और डी मेरा कट गया, ठीक है। अब बचा बी और सी। बी में देखो, सी में देखो चना है, चना सिर्फ एक बार आ रहा है, और चना ना ऑप्शन ए में है, ना बी में है, ना डी में है, तो चना सिर्फ एक बार आ रहा है। और इसमें उड़द कितनी बार आ रहा है? उड़द 2 बार आ रहा है, तो उड़द का 2 रेटिंग है और चना का 1 रेटिंग है। तो किसके साथ जाओगे भाई, 2 रेटिंग के साथ जाओगे या 1 रेटिंग के साथ जाओगे? ऑब्वियसली 2 रेटिंग के साथ जाएंगे, और इसीलिए हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, और बी ही मेरा करेक्ट आंसर है। इस ट्रिक को लगा के आप नीट का भी पेपर दोगे, आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैंने 10 सवाल नीट के सॉल्व कर दिए कॉमर्स बैकग्राउंड का होते हुए इस टेक्निक के माध्यम से, ठीक है। और ये टेक्निक 99.99% टाइम्स सक्सेसफुल रहता है, ठीक है। तो इस टेक्निक, सोचो मेरे को ना पल्स के बारे में कोई आइडिया था, ना मेरे को इस न्यूज़ के बारे में कोई आइडिया था, फिर भी मैंने बी ऑप्शन सही मार दिया, और चेक कर लो यही सही होगा आपका, ठीक है। अब जो बच गए इन पे आते हैं। 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लैश मेमोरी? इट इज़ एन अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्राम ROM.
इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम ROM। भैया अगर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है तो अल्ट्रावायलेट से कैसे होगा, अल्ट्रावायलेट से है तो इलेक्ट्रिकली कैसे होगा? तो ये दोनों ऑप्शन ऑपोजिट दिख रहे हैं, तो आंसर मेरा या तो ए है या बी है। सी और डी को एलिमिनेट कर दो। इसके अलावा ए और बी लेंथ में भी सिग्निफिकेंटली सी और डी से लंबा है, तो सी और डी ऐसे भी एलिमिनेट हो गए, तो ए और बी बचा। अब लॉजिक लगाओ भाई, फ्लैश मेमोरी हम सबके कंप्यूटर में होता है, तो अल्ट्रावायलेट से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली होना चाहिए। भले मेरा लॉजिक फ्लॉड जो भी हो, ठीक है, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकली होना चाहिए। और आंसर की चेक कर लो, आंसर बी ही है। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 सवाल कर लिए, बिल्कुल मक्खन की तरह आपके 3 साढ़े 3 नंबर बन गए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फसल मतलब क्रॉप्स और बीमा मतलब इंश्योरेंस। ठीक है, तो क्रॉप्स का इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होना चाहिए। ऑप्शन में देखो यार, दो ही दिया हुआ है, मतलब कोई 2 ही ऑप्शन सही है या कोई एक ऑप्शन सही है, और टोटल में 4 हैं। इसका मतलब 2 ऑप्शन गलत है इसमें। तो पढ़ के देखो कि कौन सा सबसे गलत लग रहा है। तो पहला बोल रहा है कि PMFBY प्रोवाइड्स रिस्क इंश्योरेंस टू फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप डैमेज। क्रॉप डैमेज के अगेंस्ट जो है उनको इंश्योरेंस मिलेगा। भाई सुन के ठीक ही लग रहा है, फसल का बीमा, फसल का इंश्योरेंस, तो क्रॉप डैमेज के अगेंस्ट बिल्कुल ये तो 100% सही होगा। इसके तो नाम में जो लिखा हुआ है बस वही लिख दिया फीचर में, तो 1 सही होगा। तो 1 जहाँ नहीं है काट दो। ठीक है, ऐसे भी 1 3 जगह है, तो ऐसे भी ये वैलिडेट हो गया कि 1 तो सही है ही है। फिर बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स रिस्क कवरेज ऑफ 2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। भैया इंश्योरेंस तो क्रॉप्स का हो रहा है, तो आदमी का डेथ कैसे होगा? डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, तो ये तो ऑप्शन ही मतलब बिल्कुल एकदम फ्लॉड सा कर दिया कि 2 लाख रुपए मिलेगा अगर डेथ हो गया इंश्योर्ड का। तो अरे इंश्योरेंस तो क्रॉप का हो रहा है, इसमें आदमी की बात कर दी, तो 2 काट दो। इंश्योर्स फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑब्वियसली भाई फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब पैसा आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, ऑब्वियसली इंश्योरेंस होगा तो पैसा आएगा, तो 3 मेरे को सही लग रहा है। 4 देखो, इट प्रोवाइड्स रिस्क कवरेज ऑफ 2 लाख फॉर कंप्लीट डिसेबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड। अब फिर बोल रहा है कि फार्मर को डिसेबिलिटी हो गया तो उसको 2 लाख। अरे जब बीमा फसल का हो रहा है तो इसमें आदमी कहाँ से आ रहा है बीच में? तो 2 और 4 दोनों सिमिलर जैसा है, तो 2 और 4 दोनों को काट दो। अगर 2 गलत है तो 4 भी गलत है, 4 गलत है तो 2 भी गलत है, और 1 सही है तो 3 भी सही है, और 3 सही है तो 1 भी सही है। तो आंसर हो गया 1 और 3, क्योंकि इन दोनों में ही फसल की बात हो रही है। इन दोनों में तो इंसान की बात कर दी इसने, और जब बीमा फसल का हो रहा है तो इंसान कहाँ से आएगा इसमें? तो लॉजिकली हो गया ना एलिमिनेट। आंसर आ गया 1 और 3 ओनली, और इसको चेक कर लेना, यही सही आंसर है। फिर देखो 39, 5 सवाल हो गए बहुत आराम से। अब 39 देखते हैं। 39 में बोल रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज मेजर्ड बाई। ठीक है, तो ये कुछ पॉवर्टी का इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल, ये कैसे मेजर होता है? सबसे पहले कोई एक ऑप्शन सही है इसमें, है ना? सबसे पहले नीचे से शुरू करो। मेजरिंग इन इक्वालिटीज एंड डेप्रिवेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेल्थ, इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशंस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और पढ़ते हैं। ठीक है, मेजरिंग ईच पर्सनस पॉवर्टी ऑन द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ओनरशिप ऑफ व्हीकल। अब ये देखो सी में बोल रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये मेजर करता है कि लोग कितने खुश हैं, लोगों का हेल्थ कैसा है, और लोगों के पास कितनी गाड़ियाँ हैं। अरे भैया हिंदुस्तान में रहते हो, 30 रुपये का कोर्स नहीं ले पा रहे हैं लोग, और तुम गाड़ियों की बात कर दे रहे हो यहाँ पे। ओनरशिप ऑफ व्हीकल पे तुम पॉवर्टी नापोगे। यहाँ पर बेचारा बच्चा जो है वो 49 रुपीज़ का कोर्स लेने के लिए 3 बार पायरेसी करता है उसका, और आप गाड़ियों की बात कर रहे हो। भाई इतना अमीर देश तो नहीं है हमारा, है ना? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यहाँ पे बंदा 5 बार सिगरेट पी लेता है, 40-40 रुपये का, 30-30 रुपये का, 200 रुपये का सिगरेट पी लेता है, लेकिन कोर्स का पायरेसी करता है। इसका मतलब उसके पास अगर वो सिगरेट पिएगा तो उसके पास कोर्स के पैसे नहीं है, कोर्स खरीदेगा तो सिगरेट के पैसे नहीं है। मतलब एक ही चीज़ वो कर पाएगा अपने दिन में, है ना? तो आप गाड़ियों की बात करके फिर आप बेइज्जती कर दे रहे हो उसकी, तो सी को एलिमिनेट कर दो यार। ये हिंदुस्तान की बात हो रही है, ये कोई इंग्लैंड और यूएस की बात नहीं हो रही है कि आप जो है ओनरशिप ऑफ व्हीकल को बोलोगे कि ह्यूमन राइट्स है। सी काट दो, बिल्कुल ही एकदम ही धच्चड़ पॉइंट है ये। ठीक है, अभी में आओ। मेजरिंग ईच पर्सन सेपरेट एफिशिएंसीज अक्रॉस द इंडिकेटर्स इन द वेल्थ, इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन। ठीक है, अब ए में आओ। मेजरिंग ईच पर्सन ओवरलैपिंग डेप्रिवेशन अक्रॉस द इंडिकेटर्स इन द हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन। अब नोटिस करो एक चीज़, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ वेल्थ है, यहाँ पे मेजरिंग ईच पर्सन सेपरेट एफिशिएंसी अक्रॉस द वेल्थ, और यहाँ पे है हेल्थ, और यहाँ पे है हेल्थ। ठीक है, अब देखो, अच्छा ऑप्शन जो सी बी है इसमें एफिशिएंसीज की बात कर रहा है, ऑप्शन ए में डेप्रिवेशन की बात कर रहा है, ऑप्शन डी में भी डेप्रिवेशन की बात कर रहा है। तो सुन के क्या लग रहा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जब सरकार ने बनाया होगा तो क्या नापने के लिए बनाया होगा? उनका एफिशिएंसी नापने के लिए, या उनके डेप्रिवेशन, उनके दुख को नापने के लिए, या उनके जो मतलब ऑब्वियसली डेप्रिवेशन को नापने के लिए बनाया होगा। ठीक है, और प्लस ये वैलिडेट कैसे हो रहा है कि
2 जगह पे डेप्रीवेशन मेंशन्ड है, 1 जगह पे एफिशिएंसी मेंशन्ड है, ठीक है। तो हम किसके साथ, 2 स्टार रेटिंग जाओगे, 1 स्टार, 2 स्टार जाओगे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, डी बचा और ए बचा, ठीक है। अब देखो इसमें हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और डी में है वेल्थ, इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो है ही है, ठीक है। अब इस दोनों तक निकाल के तुम गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम बी और सी में मार रहे हो फिर प्रॉब्लम है। अब तुम इसके जगह डी मार दो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं। इसका आंसर ए है। ए क्यों है? क्योंकि देखो जब भी सरकार कोई इंडेक्स बनाती है तो वो होलिस्टिक होता है, उसमें जो कवरेज होता है वो होलिस्टिक होता है। उसमें एजुकेशन भी देखेंगे, उसमें थोड़ा सा हेल्थ भी देख लेंगे, उसमें थोड़ा सा देख लेंगे कि मंथली इनकम कितना कमाता है या ईयरली कितना कमाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, ठीक है। तो पॉवर्टी सुन के डायरेक्ट ये मत लगा देना कि सिर्फ पैसे से ही मतलब है। पैसा जो है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, पैसा के अलावा बहुत सारे और एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर हो सकता है कि सरकार अच्छे हॉस्पिटल्स दे पाए, सरकारी हॉस्पिटल्स फ्री में, या 1 रुपये में, 2 रुपये में, 100 रुपये में, तो क्या होगा, हेल्थ इंडेक्स सुधर जाएगा। हेल्थ इंडेक्स सुधरेगा पूरे कंट्री का, तो ऑब्वियसली उनको हम पुअर में नहीं मानेंगे, उन लोगों को हम पॉवर्टी इंडेक्स में थोड़ा ऊपर मानेंगे, नीचे की तरफ नहीं मानेंगे, ठीक है। तो दूसरा इसमें ये भी लॉजिक लगता है कि पॉवर्टी इंडेक्स बिल्कुल जो जैसे पॉवर्टी है तो पॉवर्टी से रिलेटेड वेल्थ वो डायरेक्ट आंसर नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। इतना इजी नहीं देगा कि पॉवर्टी है और वेल्थ नाप लो, इनकम नाप लो और उसको सही कर दो, हमेशा ये मोस्ट प्रोबेबली गलत होता है। ए वाला सही होगा, ठीक है। तो इसमें 2 तो हम बहुत आराम से एलिमिनेट कर पाए, ए और डी बच रहा था हमारा, आंसर है ए, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि जेनेरिक, हमेशा जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं बहुत जेनेरिक होते हैं, उसमें वो हर चीज़ों को, हर कंपोनेंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ भी होगा, इनकम भी होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगा, उसमें एजुकेशन भी होगा, सबको मिला करके वो एक पॉवर्टी इंडेक्स बनाते हैं। और जब भी पॉवर्टी इंडेक्स होगा और पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन दे दे कि भैया पैसा कम कमाता है इसीलिए, पुअर मतलब जो पैसा कम कमाता है, जो गरीब है, और तुमने ऑप्शन में दे दिया है कि भैया ये गरीब है, इसके पैसे कम है इसलिए गरीब है, तो इतना डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन नहीं देगा, स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम में। तो उस हिसाब से भी तुम डी को एलिमिनेट कर सकते थे, तुक्का लेना ही था, तो ए के साथ तुम जा सकते थे, ठीक है। अब 38 पे आ जाओ। ये पूछ रहा है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज इन वर्क पार्टिसिपेशन, प्रॉपर्टी एंड इनकम डायमेंशन। अब पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि वर्क पार्टिसिपेशन में इनइक्वालिटी है, प्रॉपर्टी के को जो एक्वायर किया है वुमेन इज टू मैन वाले रेशियो में विमेन कम प्रॉपर्टी एक्वायर करती हैं। फिर इनकम डायमेंशन, लड़कियों का इनकम कम है एज कम्पेयर टू मैन, ये दर्शाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। 2 में लिखा हुआ है GII रिफ्लेक्ट्स जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट डायमेंशन। अब देखो पहले में डेफिनेशन ये दिया हुआ है, दूसरे में डेफिनेशन ये दिया हुआ है। अगर इसका डेफिनेशन ये सही है तो ये नहीं गलत, ये सही नहीं हो सकता, और अगर ये सही है तो ये गलत है। दोनों में से कोई एक सही है, क्योंकि ये जब किसी भी चीज़ का एक ही डेफिनेशन होगा ना, दोनों डेफिनेशन तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो जहाँ जिस ऑप्शन में दोनों दिख रहा है उसको काट दो सबसे पहले, 1 और 2 जहाँ साथ में उसको काट दो। उसके बाद देखो 3 एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 3 3 जगह है, तो 99% 95% चांस है कि 3 तो मेरा सही है ही है, ठीक है। तो 3 में बोल रहा है GII का रेंज 0 से 1 के बीच में है। अगर 0 है तो इसका मतलब वुमेन एंड मैन आर इक्वल इन ऑल डायमेंशंस, तो ये सुन के भी ठीक ही लग रहा है। तो जिसमें 3 नहीं है वो भी काट दो। अब आंसर बचा या तो 2 और 3 या 3 ओनली, ठीक है। तो 2 हमने एलिमिनेट कर लिया सक्सेसफुली। अब अगर 1 और 3 हो सकता है या 2 और 3 हो सकता है, ठीक है। अगर 3 सही है तो या तो 1 और 3 होगा या 2 और 3 होगा, तो 1 और 3 तो ऑप्शन में नहीं है, तो बचा 2 और 3, 2 और 3 सही है। अब सोचो कि इतना आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया, जबकि ये सुन के आधे लोग छोड़ दिए होंगे क्वेश्चन पढ़ते ही, ठीक है। तो हो गया, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 सवाल हमारे हो गए, ठीक है। अच्छा, हमने इसी तरह से इंग्लिश का लॉजिकल एलिमिनेशन बैच लॉन्च किया है। इसमें अगर आप चाहते हो एनरोल करना तो आप खुद को एनरोल कर सकते हो, और ऑलरेडी 200 लोग एनरोल कर चुके हैं। आप कोड लगाओगे फर्स्ट 200 तो आपको ये सिर्फ 280 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें डेफिनेटली एनरोल करिए, आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे कि इस तरह से भी इंग्लिश को अप्रोच किया जा सकता है, और गारंटीड आपके 10 नंबर तो बूस्ट होंगे ही होंगे। इसके अलावा ये बुक को आप ले सकते हो। इस बुक में जो है आपको 40 एलिमिनेशन ट्रिक्स मिल जाएंगे, और पिछले बार बहुत तगड़ा काम किया था। people have scored 35 30 just because of this book, and there were so many people who could clear the sectional cutoff because of these tricks, ठीक है। तो जैसे इस बंदे ने 10-11 क्वेश्चन कर लिए बिना जाने कि सवाल एक्चुअली पूछ क्या रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ पीपल कुड एक्चुअली क्लियर देयर एग्जाम बिकॉज ऑफ दिस बुक, सो यू कैन एक्चुअली कंसिडर दिस इन केस यू आर स्ट्रगलिंग। 44, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को का डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो मेरे को 1000 2 बार यहाँ पे दिख रहा है,
ए में IMR इज द एवरेज नंबर ऑफ इन्फेंट्स बॉर्न। अरे यार मोर्टालिटी पूछ रहा है तो बॉर्न कैसे हो सकता है, मोर्टालिटी मतलब डेथ, ठीक है। फिर यहाँ पे भी बॉर्न आ गया, काट दो, मोर्टालिटी मतलब डेथ। अब डेथ दो जगह पे बच रहा है, लेकिन हजार का फिगर भी मेरे को दो जगह पे दिख रहा है। आंसर मेरा सी हो गया आँख बंद करके, और यही इसका डेफिनेशन भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, स्वामी विवेकानंदा स्पीच इन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो ओपनड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, इसने 2 बार ऑप्शन दिया है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप बहुत आसानी से आंसर निकाल लो। एग्जामिनर ये सोच रहा है कि अगर आपको ये वर्ड पता भी हो कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स से ओपनिंग हुआ था, तो भी आप कंफ्यूज रहो और आप 50-50 में फंस जाओ, इसीलिए वो 2 जगह देता है। और इसी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिसको कोई ज्ञान नहीं है इस ऑप्शन का, जिसमें भी आपको ज़्यादा ऑप्शंस कॉमन दिखें। देखो बाकी दोनों तो बिल्कुल ही अलग अलग हैं, इकलौता। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स 2 बार दिया है, ठीक है। इसका मतलब आंसर मेरा या तो ए है या सी है। अब ये अमेरिका में स्पीच दे रहे हैं तो अमेरिका ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आंसर ए हो गया और ए ही है इसका आंसर। 41, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सनराइज सेक्टर्स इन इंडिया। सनराइज सेक्टर में किसका नाम इंक्लूडेड है? अब देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ब्रॉड सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल, और सर्विसेज भी एक ब्रॉड सेक्टर है। तो ब्रॉड तो हो ही नहीं सकता भैया, किसी एक सेक्टर, छोटा सेक्टर की बात कर रहा है। पूरा सर्विस डाल देगा तो लुट जाएगा यार गवर्नमेंट। तो बचा मेरा फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल। अब यहाँ पे आप गलती करना है दोनों में से कर दो, लेकिन 2 तो एलिमिनेट हो गए। इसका आंसर है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। टेक्सटाइल के लिए ऑलरेडी बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इसका आंसर है। तो बहुत आराम से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू रानी गुम्फा केव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रानी गुम्फा केव इज प्लेन एंड कंटेन्स नो मुरल्स। अब इस बुक का रूल नंबर 1 है, इस वाले बुक का रूल नंबर 1 है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दिखते ही आप उसको काट दो। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो मुरल होना जो है बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि उसमें कोई मुरल्स ही ना हो, तो ये एक्सट्रीम है, इसको काट दो, ठीक है। ऑब्वियसली हम तुक्का लेने की बात कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको पता है तो आप पहले नॉलेज लगाएंगे, फिर लॉजिक लगाएंगे, फिर आप ट्रिक लगाएंगे। ये ट्रिक है, इसमें लॉजिक नहीं है, ये ट्रिक है। तो आपका आंसर 2 ओनली आ गया, और 2 ओनली ही इसका आंसर है। नेक्स्ट, द कैलकोलिथिक आहार कल्चर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। अब अगर आपको थोड़ा भी बेसिक आइडिया है कि आहार कल्चर कहाँ होता है, आहार कल्चर कहाँ है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में यार सरयू नदी, गंगा नदी क्या राजस्थान में बहती है? नहीं बहती है। कृष्णा, तुंगभद्रा तो साउथ में बहती है, ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ ईस्ट में बहती है, बचा बनस एंड बैराज रिवर सिस्टम। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC। अब देखो किसी भी महाजनपद या किसी भी पावर को राइज होने के लिए पुराने ज़माने में क्या चाहिए होता था? लोहा होगा तब ना हथियार बनेगा, लोहा पाया जाएगा तब ना हथियार बनाएंगे और वॉर लड़ेंगे और जीतेंगे। तो लॉजिकली ये सही है। एग्रीकल्चर, खेती होगा, पैसा होगा, समृद्धि होगा, खाना मिलेगा, तब ना लड़ाई लड़ पाओगे, तब ना हरा पाओगे दुश्मन को। तो खाना मिलना चाहिए, पैसा होना चाहिए, समृद्धि होना चाहिए, खुशहाली होना चाहिए समाज में, तब ना तुम सक्सेसफुल एक साम्राज्य बन के उभरोगे। नहीं तो कोई और आके तुमको ठोक देगा। कमज़ोर होगा सिपाही, दूध नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है, तो कहाँ लड़ेगा यार, वो तो बेसिक नीड्स पहले खोजेगा। तो ये भी लॉजिकली सही बैठ रहा है। और पुराने ज़माने में कैसे लड़ते थे राजा महाराजा? हाथी पे चढ़ के लड़ते थे। 1 2 3 हो गया इसका आंसर, ईजी, ठीक है। अब 61, विथ रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ था जब वो इंडिया की तरफ आए उसके बाद, ठीक है, तो उससे रिलेटेड पूछ रहा है। तो बेसिक अगर आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पता होगा तो आप सॉल्व कर लोगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सॉ द रिप्लेसमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट बाय पावर ड्रिवन मशीनरी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ भाई? फिजिकल लेबर को मशीन से रिप्लेस कर दिया गया। जो आदमी हाथ से बुन के कपड़ा बनाता था वो सिलाई मशीन से बनाने लग गया। यही तो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो देखो हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाया हुआ क्राफ्ट को रिप्लेस कर लिया, बिल्कुल सही है। मशीन ऑब्वियसली जो हाथ से बनाने वाली चीज़ें हैं उसको रिप्लेस करेगा, तो 1 बिल्कुल सही है। तो 1 जहाँ नहीं है काटो उसको। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंट्रीज बिकेम डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स नेसेसरी फॉर देयर इंडस्ट्रीज। अब इन्होंने पूरा फोकस तो मशीन बनाने पे कर दिया, प्लस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या होता था? इंग्लैंड में सर्दी होता था, -20 डिग्री -15 डिग्री टेम्परेचर होता था, ना वहाँ कॉटन उगता था, ना वहाँ कोई क्रॉप्स उगता था। वहाँ पे लोग सिर्फ मीट खा के जिंदा रहते थे। तो जब वहाँ पे कुछ उगता ही नहीं था तो रॉ मटेरियल तो बाहर से ही लाएंगे, और अगर वहाँ पे मिल जाता रॉ मटेरियल्स तो उनको इंडिया आने की क्या ज़रूरत थी? इंडिया से कॉटन क्यों ले जाते थे? इंडिया से स्पाइसेस क्यों ले जाते थे? क्योंकि वहाँ पे नहीं मिलता था, इसीलिए यहाँ से ले जाते थे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है।
कि उनको रॉ मटेरियल्स के लिए दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, इसीलिए ना पूरे दुनिया पे घूम घूम के इन्होंने राज किया। 3, लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। ऑब्वियसली मशीन होगा तो लार्ज स्केल होगा प्रोडक्शन, वरना हाथ से बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट आज भी जाओगे तो हाथ से बनाया हुआ साड़ी है मैडम 1 लाख रुपए का, हाँ। जब उससे बढ़िया साड़ी मुझे मिल जाएगा इस पे मशीन से बना हुआ, तो मैं क्यों हाथ से लिया बना हुआ साड़ी 1 लाख में खरीदूंगा? मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन लेने वाले फिर भी लेते हैं। तो इसका आंसर भी हो गया 1, 2 एंड 3। लॉजिकली आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे। अब देखो नेक्स्ट है वोल्केनिक कोन। ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एसिड लावा कोन्स आर फाउंड बाय हाईली विस्कस लावास। अब विस्कस क्या होता है आपको पता होगा, गाढ़ा, जैसे हनी होता है विस्कस गाढ़ा। तो गाढ़ा चीज़ जो होगा उसका फ्लो कैसा होगा, स्लो होगा या तेज़ होगा? जो गाढ़ा चीज़ होगा, हनी क्या है, गाढ़ा है। पानी क्या है, कम विस्कस है। तो पानी को बहाओगे तो बह जाएगा तेज़ी से, और हनी को अगर बहाओगे तो एकदम धीरे 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 मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एसिडिक लावा जो है वो हाई विस्कस होता है। मान लेते हैं कि सही है, मान लेते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है ऑब्वियसली, ये सब यार बहुत बेसिक है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, बट अगर नहीं है इन केस, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मान लेते हैं नहीं पता है, मान लेते हैं सही है। तो सेकंड में देखो, विस्कस लावाज हैव हाई मोबिलिटी एंड कैन ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अरे भैया जब विस्कस, चलो इसका तो विस्कस लावा जो है, विस्कस लावा मतलब गाढ़ा लावा, विस्कस पता होना चाहिए यार, गाढ़ा चीज़ को बोलते हैं। विस्कस लावा मतलब गाढ़ा लावा। तो गाढ़ा लावा क्या तेजी से मूव करेगा? हाई मोबिलिटी मतलब तेजी से फ्लो करेगा? नहीं यार, विस्कस है, गाढ़ा है, फ्लो नहीं कर पाएगा, एक जगह पे रुकेगा। तो जब रुकेगा तो हाई माउंटेन्स बनाएगा, जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हाई माउंटेन्स बनाएगा, और जो विस्कस लावा नहीं है वो बह जाएगा, तो इधर बह जाएगा, इधर बह जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये तुम्हारे प्लेट्यूज बनाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया भाई, विस्कस लावा कैसे फ्लो करेगा लॉन्ग डिस्टेंस? तो 2 काटो, इसी में आंसर आ गया, कॉमन सेंस में ही आंसर आ गया एक ही बार में। ठीक है, अब नेक्स्ट, a meteorological drought occurs when the mean annual rainfall is less than 75%. Agricultural drought arises out of extreme moisture stress. Soil moisture drought is related to meteorological drought. नहीं समझ में आया, मान लो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो 1 1 1 3 जगह है, 2 2 2 3 जगह है, 3 3 3 3 जगह है, आंसर 1 2 3 है। जब भी इस पैटर्न का ऑप्शन आएगा ना तो आंसर 1 2 3 ही होगा हमेशा। ठीक है, 99% चांसेस है कि आंसर 1 2 3 ही होगा। और उसके बाद इसको करने के बाद एक बार इसको पढ़ लेना, अनलेस एंड अनटिल किसी चीज़ में सस्पिशन डाउट नहीं आ रहा है, तब तक में तुम्हारा आंसर डी ही होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ 75 या 78। देखो शिपकिला, अब शिपकिला पूछ रहा है कौन से वैली में है, तो शिपकिला हम सबको पता है कहाँ पे है भैया, कौन से स्टेट में है शिपकिला? तो शिपकिला हम सभी को पता है हिमाचल में है, इतना पता होना चाहिए भाई, हिमाचल में है शिपकिला। अब देखो तीस्ता वैली कहाँ है, तीस्ता नदी कहाँ बहती है, नॉर्थ ईस्ट में बहती है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो हिमाचल कहाँ नॉर्थ में और कहाँ नॉर्थ ईस्ट, तीस्ता काट दो, ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ ईस्ट काट दो। चुंबी वैली कहाँ है, चुंबी वैली भाई इंडिया में है ही नहीं, चुंबी वैली है तुम्हारा तिब्बत, साउथ ऑफ तिब्बत, काट दो। एक ही बच रहा है सतलुज, सतलुज नदी ही हिमाचल के आसपास से गुजरती है। कितना ईजी आंसर इसका तुम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, अब सोच लो भाई CDS 1 2026 का कट ऑफ वॉज समवेयर क्लोज टू 85। इतना आसान हो गया है ना CDS एग्ज़ाम क्लियर करना। ठीक है, और जिसमें से तुम 85 में से लगभग 60 नंबर इंग्लिश में बहुत ही आसानी से ले सकते हो, और एलिमिनेशन बैच में हो तो 65-70 जा सकता है बहुत आराम से, और यहाँ पे तुम सिर्फ लॉजिक बेस्ड एलिमिनेशन से तुम 35 ले सकते हो। लॉजिक बेस्ड एलिमिनेशन और थोड़ा नॉलेज होगा तो 40+ हो जाएगा बहुत आराम से। सारे क्वेश्चन थोड़ी करने हैं भाई, 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन छाटो अच्छे वाले, उसको करो और सो जाओ उसके बाद पेपर बंद करके, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इसका। अब देखो, मैच द फॉलोइंग। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होगा भैया? जोरहट है असम में, प्रयागराज है यूपी में, जबलपुर है MP में, और शिमला है हिमाचल में। तो भैया हिमालय कहाँ मिलता है? शिमला में, तो शिमला ही होगा ना इसका आंसर। जबलपुर में मिल सकता है क्या हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? या प्रयागराज में मिल सकता है क्या? असम में मिल सकता है क्या? नहीं, जो पहाड़ी एरिया वहीं मिलेगा। तो C का 4 लगाओ, तो जहाँ जहाँ C का 4 नहीं है उसको काट दो। अब A का 1 या 3, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहैबिलिटेशन। अब यहाँ से हम लोग क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं? अब देखो रेन फॉरेस्ट रिसर्च, अब मुझे ये बताओ कि भैया बारिश इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट में होती है, ईस्ट में होता है, वेस्ट में होता है, साउथ में होता है, कहाँ होता है? इन तीनों में से MP में ज़्यादा बारिश होगा, असम में होगा, या प्रयागराज में होगा? भैया ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय के आसपास क्या है, असम है, असम में ज़्यादा बारिश होती होगी। नॉर्थ ईस्ट में सुना है ना वो कौन सा, मौसिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो बस उसके नियरेस्ट वाला लगा दो, तो B का 2 लगा दो।
तुक्का ही लेना है ना, तो बी का 2 लगा दिए। अच्छा ये दोनों में 2 लग रहा है तो ठीक है, नहीं हो पाया अभी भी। अब 2 बच गए। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा है फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहैबिलिटेशन। तो ठीक है, तो इंडिया के मैप पे जबलपुर यहाँ है कहीं और यूपी यहाँ है कहीं, है ना। यूपी यहाँ है, जबलपुर यहाँ है, तो ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया में कौन सा हिस्सा आ रहा है? ये वाला हिस्सा ज़्यादा ट्रॉपिकल है। ये तो थोड़ा सा नॉर्थ में हो गया, ये भी ट्रॉपिकल है वैसे, लेकिन ज़्यादा ट्रॉपिकल कौन सा है? बीच में ट्रॉपिकल के कौन सा है? जबलपुर। तो ए का 3 लगा दो, तो कहीं लेना है ना, ए का 3 लगा दो। तो सी के साथ जाओ और घर आके चेक करना आंसर की, सही निकलेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो IMA OTA सबको पता है शॉर्ट सर्विस है, तो डी का 1 लगाओ, ये काट गया। ठीक है, फिर NDA जो है ट्रेनिंग द पर्सन ज्वाइनिंग द आर्मी एज ऑफिसर्स, आर्मी के लिए IMA है, तो ए का 2 लगाओ। अच्छा दोनों में 2 है। NDA जो है ट्रेनिंग कैडेट्स ऑफ 3 सर्विसेज, तो NDA में तीनों सर्विसेज के कैडेट्स ट्रेन होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। बी का 3 लगाओ, बी का 3 कहाँ इसमें लग गया, सी हो गया मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सारागासो सी। सारागासो सी सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। इट इज़ द ओनली सी, इट इज़ वन ऑफ द सीज विदाउट, ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री। एक ऐसा समुंदर जहाँ पे कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। ये फैक्ट सही है। चलो मान लेते हैं कि नहीं पता, मान लेते हैं फैक्ट सही है। ठीक है, तो अगर ये सही है तो सारागासो सी रिकॉर्ड्स द लोएस्ट सैलिनिटी इन दी अटलांटिक ओशन। अब सोचो कि सैलिनिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक ग्लास लो, ग्लास में नमक घोल दो, ठीक है, नमक घोल दिए, टेस्ट करके देखना नमकीन लगेगा। और जब नमकीन लगेगा तो इसमें अगर मैं और पानी डाल दूं ऊपर से और फिर टेस्ट करूं तो क्या हो जाएगा? कम नमकीन हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा नमक। नमकीन पानी में थोड़ा और पानी ऐड कर दोगे तो नमक कम हो जाएगा ना, नमकीन डाइल्यूट हो जाएगा, नमक कम नमकीन हो जाएगा, है ना। या फिर दूसरा, अच्छा तो यहाँ पे देखो यही कॉन्सेप्ट है कि जो समुंदर होता है, समुंदर में जितनी ज़्यादा नदियाँ आकर के मिलती हैं, फ्रेश वाटर नदियाँ, तो फ्रेश पानी ला के डालती हैं नदी में, तो जितना नदी फ्रेश वाटर पानी ला के डालेगी उतना सैलिनिटी कम हो जाएगा, क्योंकि नमकीन खारा पानी में जब तुम थोड़ा फ्रेश वाटर मिला दोगे तो नमकीन सैलिनिटी कम हो जाएगा। लेकिन इसके पास तो बाउंड्री ही नहीं है, तो यहाँ तो कोई नदी आके मिलती ही नहीं होगी। तो जब नदियाँ आके मिलती ही नहीं होगी तो फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स है ही नहीं, तो सैलिनिटी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे लोएस्ट लिखा है तो कट कर दो, तो आंसर हो गया ए। तो ये भी प्योरली लॉजिक के बेसिस पे निकाल लिया तुमने कि अगर 1 सही है तो 2 गलत है और 2 सही है तो 1 गलत है, दोनों में से एक ही सही है। और ये बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए यार, ये तो SSC वालों को भी पता होता होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिक्स डिस्कस करते हैं उन बुक से। ठीक है, तो बुक में ना एक सेकेंड वाला जो ट्रिक है वो ये कहता है कि जब भी आपको मिनिस्ट्री दिखे कि फलना स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय दिस मिनिस्ट्री, तो 80% केसेस में एग्जामिनर उस मिनिस्ट्री को स्वैप कर देता है एक सिमिलर साउंडिंग मिनिस्ट्री के साथ, क्योंकि वो करना आसान होता है, वो करके सवाल को डिफ़िकल्ट बनाया जा सकता है। और दूसरी बात कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ में से कोई भी एक रैंडम मिनिस्ट्री जो सिमिलर सा हो उसको खोज करके स्वैप करना उसके लिए बहुत आसान काम है एग्जामिनर के लिए। ठीक है, तो जनरली ये देखा गया 80% ऑफ द टाइम्स कि जब भी मिनिस्ट्री देखने को मिलता है तो एग्जामिनर मिनिस्ट्री को स्वैप करता है। तो देखो सांसद आदर्श ग्राम योजना, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मिनिस्ट्री देखते हैं उसको काट देना है, 1 कटा 1 कटा 1 कटा, आंसर बी आ गया। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो 1 जैसे कटा आपका आंसर आ गया बी। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हो गया। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्ट? दे प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट। भैया ओनली जो है ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड देखते ही आप उसको हाईलाइट करोगे और 90% केसेस में वही गलत होता है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स भी होता है, सेक्स मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट 91 में भी देखो वही ट्रिक लग रहा है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, एक्सट्रीम वर्ड ऑल, मस्ट बी दूसरा एक्सट्रीम वर्ड, 2 एक्सट्रीम है तो फिर तो काट ही दो बिल्कुल। 1 और 2 इसका आंसर हो गया। 3 कट गया, 3 कट गया, 1 और 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 ट्रिक हमने देख लिया कि एक्सट्रीम वर्ड काट देना है, मिनिस्ट्री स्वैप करता है उसको काट देना है। तीसरा अभी देखेंगे इसमें कि अथॉरिटी को स्वैप करता है, अथॉरिटी स्वैप। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि क्वालिफिकेशन, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है
द पर्सन हैज़ टू बी फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। सही है बिल्कुल, हिस्ट्री पॉलिटी जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। पर्सन हैज़ टू बी फॉर एटलीस्ट 10 years या तो 10 साल एडवोकेट हो या 5 साल जज हो किसी हाई कोर्ट में, तो ये भी सही है। द पर्सन इन द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, गलत। चीफ जस्टिस नहीं, प्रेसिडेंट के नज़रों में। चीफ जस्टिस की नज़रों में तो कहीं पूरे पॉलिटी में कहीं चीफ जस्टिस का जिक्र नहीं है। जब भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का जिक्र है तो हमेशा वो प्रेसिडेंट का ही जिक्र है। तो 3 काटो, 3 काटो, 3 काटो, आंसर हो गया सी। तो इसमें इसने क्या किया, अथॉरिटी को स्वैप कर दिया। और इस तरह का भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के पेपर में देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो अथॉरिटी को स्वैप करता है, दूसरा वो मिनिस्ट्री को स्वैप करता है, ठीक है। और आगे अभी देखते हैं। Consider the following statements with regard to UN peacekeeping operations. The power to authorize a peacekeeping operation is exclusively vested with the general. Exclusively एक again extreme word है भैया। इतना बड़ा बोलो कि पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहा है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे एक्सक्लूसिवली दे सकते हो? लॉजिकली भी ये कुछ सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है। और जैसे ही ये कटा तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये आ गया, क्योंकि नीदर 90% चांसेस नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस किसके अंदर है? स्टेट के अंदर है। लैंड, जमीन किसके अंदर है? स्टेट के अंदर है। लोकल गवर्नमेंट, पंचायत किसके अंदर है? स्टेट के अंदर है। बचा क्या? सोशल प्लानिंग। अरे सोशल प्लानिंग मतलब क्या होता है? गरीब है, गरीब के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, तो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। एक इंसिडेंट याद करो राजीव गांधी का, गरीबी हटाओ, उसकी मम्मी बोलती थी, उनकी मम्मी बोलती थी इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ। राजीव गांधी बने प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला गरीब को ही हटाओ। गरीबी क्यों हटाना है? गरीब को हटाओ, ठीक है। तो रोड से पकड़ के नसबंदी कर दिया लोगों का कि गरीब ही ना गरीब रहेंगे, जितने गरीब मिले सबको पकड़ के नसबंदी करा दिया, तो ना रहेंगे गरीब और ना गरीबी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सोशल प्लानिंग का हिस्सा था। तो सोशल प्लानिंग कौन करता था भाई? राजीव गांधी करता था। सबसे तगड़ा सोशल प्लानर तो राजीव गांधी था अपना, ठीक है। तो ये इससे याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? चौथा रूल, डेट वगैरह आएगा कभी, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा दिख जाए कभी, या तो डेटा दिख जाए, डेट आ जाए, 70% चांसेस रहता है कि गलत रहेगा वो, ठीक है। तो ये देखो, मोरारजी देसाई वॉज प्राइम मिनिस्टर, डेट दे दिया है, ज़्यादा चांसेस रहता है कि गलत रहेगा वो, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो यही नॉट करेक्ट, मतलब तुक्का ही लेना है ना भाई, तो लो इस पे तुक्का, वापस आके चेक करना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इज और आर करेक्ट? ये तो पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल है। 3 में देखो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री की फिर से बात हो रही है भैया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री की बात हो रही है, लेकिन अब मान लो तुक्का ही लेना है, उस ट्रिक बुक के हिसाब से जाओ। 3 को काटो, 3 कटा, ठीक है। 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 आंसर हो गया। लेकिन अब कुछ लोग पढ़े होंगे तो बोलेंगे नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो सही है, फिर आप कैसे काट रहे हो? भैया यहाँ पे 10 सेक्रेटरी देखो ना, इसने अथॉरिटी स्वैप कर दिया है, सेक्रेटरी नहीं करता है। सेक्रेटरी तो छोटा आदमी हो गया, IAS लेवल का आदमी हो गया, ठीक है। हेड कौन करेगा? इसका जो मिनिस्टर होगा, जो मिनिस्टर लेवल का आदमी है। सेक्रेटरी तो छोटा आदमी हो गया, इसने जानबूझ के छोटा सा सेक्रेटरी दे दिया, लोगों का नज़र इस पे पड़ा होगा, उन्होंने सही मार दिया होगा, सेक्रेटरी वर्ड मिस हो गया होगा उनसे, ठीक है। तो 1 और 2 इसका आंसर सही बैठता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बिहेवियर शैल अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट एज पर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस? तो पहला बोल रहा है वर्बल रिमार्क ऑफ सेक्सुअल नेचर, दूसरा नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, तीसरा फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। भैया जब भी इतना सोफेस्टिकेटेड टॉपिक आए ना, तो हमेशा 1 2 3 जाओ। क्यों बता रहा हूँ? देखो लॉजिकली सोचो भैया, अगर तुम बिल्कुल इनोसेंट हो, ठीक है, और लड़की ने बोल दिया ना कि ये मेरे को छेड़ रहा था, तो तुम गए भाई, तुम्हारी ख़त्म है, कहानी ख़त्म है बिल्कुल। तो जब तुमने वर्बल रिमार्क भी नहीं दिया तब भी तुम अंदर हो, नॉन वर्बल में भी अंदर हो, फिजिकल और नॉन फिजिकल में भी अंदर हो। तो ये यहाँ पे तो हो रहा है, जब वहाँ नहीं हो रहा है तब भी तुम अंदर जाओगे, सिर्फ एक कंप्लेन पे, ठीक है। इसीलिए दूर रहा करो थोड़ा सा। वो जो DM में, वो जो कमेंट्स में लिखते हो ना कि, और तुम लोग को लगता है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। वो लिखते हो ना तुम लोग कि आपके साथ पढ़ाई कर सकता हूँ क्या? अबे गधों, अपना पढ़ाई कर लो यार, उनके साथ क्या पढ़ाई करोगे, खुद कर लो पढ़ाई। अजीब कमेंट में चल रहा है तुम्हारा ड्रामा, ठीक है। ये देखो, जब तुम
जब तुम नॉन वर्बल में जा सकते हो, नॉन कंडक्ट में मतलब सिर्फ एक इल्ज़ाम पे जा सकते हो, तो यहाँ वर्बल तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, नॉन वर्बल भी बहुत बड़ी चीज़, फिजिकल तो और भी बहुत बड़ी चीज़। 1 2 3 इसका आंसर है, लॉजिकली आप जा सकते थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम इज आर करेक्ट? स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ इज़ अ प्रोग्राम मेंट फॉर इम्प्रूविंग स्किल्स ऑफ रूरल यूथ। सही लग रहा है, स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ इसका नाम ही है, तो रूरल यूथ को स्किल ही तो देगा, तो सही है। दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन। सही लग रहा है। देखो ये इन सब स्कीम्स में जब भी अच्छी बातें लिखी होगी ना, तो वो सही ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और थोड़ा सा रिलेटेबल होना चाहिए कि लाइवलीहुड मतलब नौकरी, छोटा मोटा नौकरी बनाना, ठीक है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वालों को तो चाहिए होता है विमेन को, और विमेन तो जहाँ भी होंगी वहाँ पे उनको मिलेगा ही जो भी मिलना है। अब यहाँ पे देखो, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज मेंट फॉर क्रिएटिंग एंड enabling rural business development ecosystem for supporting all women except for those engaged with self help group। भैया कोई भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, उसमें एक्सक्लूड नहीं करता है लोगों को, जनरली सबको जोड़ लेता है कि भैया आप भी आइए, और स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन को एक्सक्लूड कर दे, ना भैया पॉसिबल ही नहीं है। मतलब विमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली विमेन को एक्सक्लूड कर दे, भाई एक्सट्रीम बात हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ ऐसा बोलता जनरल एक्सक्लूडेड, मेन एक्सक्लूडेड, समझ में आता, विमेन और वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली विमेन, इम्पॉसिबल भाई। 3 काटो, बी आंसर हो गया, कहानी ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज़ नॉट मेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया? एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या नहीं है? किसान ऑब्वियसली होगा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, तो किसान को उधार दोगे, लोन दोगे, तो इंटरेस्ट उन पे चढ़ेगा, और वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे तो सुसाइड करेंगे, तो तुम उसका इंटरेस्ट भी कम करोगे, तो ये भी होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी, भाई किसान नहीं उगाएगा तो फूड सिक्योरिटी कैसे होगा? किसान क्रॉप्स उगाएगा तभी फूड आएगा, तभी फूड सिक्योरिटी होगा, ये भी होगा। एक बच गया, पीएम स्वनिधि, यही तुम्हारा आंसर है क्योंकि नॉट पूछ रहा था, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज ग्रीन एनर्जी टारगेट इज और आर करेक्ट? अब यहाँ पे अपना चौथा रूल आता है कि भैया जब भी ईयर दिया हो, स्पेसिफिक डेटा दिया हो, टारगेट दिया हो, थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत होता है, 70% टाइम्स गलत होता है, सतर्क हो जाना है। यहाँ देखो, ONGC ग्रीन हैज सेट अ प्लान टू अचीव ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, ओके। फिर यहाँ पे देखो, अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2050। भैया नेट जीरो एमिशन ना बच्चे को पता होता है कि 2070 का टारगेट है अपना, 2070 का। तो जैसे ही 2050 आया, ये काटो, ठीक है, ये कट गया, ये आंसर हो गया। क्योंकि एक और रूल है उस बुक में, 39th रूल, कि जब भी तुम एक को एलिमिनेट कर लो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना दूसरा वाला होता है, नीदर का चांसेस बहुत कम रहता है। तो एक अगर साफ एलिमिनेट हो रहा है तो दूसरे के साथ ही जाओ। 116 में आओ, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और न्यूजीलैंड में पूछ रहा है कि क्या क्या किन किन चीज़ों पे डील हुआ है। ऑप्शन देखो, 1 1 1 2 2 2 बार है, 3 3 3 3 बार है, 4 4 4 3 बार है। तो 1 3 4 3 बार है और 2 सिर्फ 2 बार है, तो 2 पे थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाओ। 1 3 4 तो है ही है तुम्हारा। अब आंसर या तो 1 2 3 4 है या 1 3 4 है। अब 2 देखो, ऑडियो विजुअल टूरिज्म। भैया ऑडियो विजुअल टूरिज्म कभी सुना है नाम? कभी सुना है मतलब अपने ज़िंदगी में कि ऑडियो विजुअल टूरिज्म क्या होता है? नॉलेज सिस्टम सुना होगा, आयुष सुना होगा, आयुर्वेद से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये सुना नहीं लग रहा है, और एक तो ये मतलब अजीब सा लग रहा है कि ऑडियो विजुअल टूरिज्म मतलब क्या, मतलब हम लोग क्या मतलब मूवीज़ देखेंगे दूसरे कंट्री में घूमते हुए, मतलब टीवी में देख के एंजॉय कर लेंगे दूसरे कंट्री का सीनिक ब्यूटी वगैरह, या क्या है? मतलब इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर 1 3 4 होना चाहिए, और 1 3 4 ही है इसका आंसर, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल टूरिज्म का यही मतलब होता है मोटा मोटी, कि आप जो है अपने टीवी एड्स पे हमारे कंट्री के बारे में चलाओ कि इंडिया जाइए, बहुत अच्छी कंट्री है, और हम चलाएंगे कि न्यूजीलैंड जाइए, बहुत सुंदर देश है, वगैरह वगैरह। फिर 119 में देखिए, RRU इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। भैया मिनिस्ट्री आते क्या करना है? कार्ड देना है, आंसर हो गया 1, ठीक है। मतलब मैं तुक्का लेने की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, नहीं पता है तब आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली दिस वीडियो वॉज फॉर पीपल हु वांट टू बूस्ट देयर स्कोर एंड फॉर पीपल हु वांट टू क्लियर द एग्जाम एनी हाउ, उनके लिए था, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। लगभग 38 क्वेश्चन हमने किया 2026 का, एंड देर आर ऑलमोस्ट 15 to 20 मोर क्वेश्चन जिन पर ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो। एटलीस्ट 10 सवाल तो और हैं ही हैं, तो 50 के करीब सवाल ट्रिक से और लॉजिकल एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकते हैं बहुत आराम से। और इसके अलावा 20 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो
20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही लल्लू, बहुत ही इजी लेवल के साइंस के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पेपर वॉज वेरी डूएबल, वेरी इजी, एंड स्टिल द कट ऑफ वॉज वेरी क्लोज टू 85. So it is very achievable even for girls. If the cutoff was even 105, I would say it was pretty achievable. ठीक है, it was pretty achievable. आप थोड़ा एफर्ट डालोगे, थोड़ा आपने 6 महीने मेहनत किया होगा, हो जाएगा आपका. Thank you so much, all the best.